जिस ओजस्वाल स्टील प्लांट से तुर्की ने यूक्रेनियों को उसकी सेना को निकालने की पेशकश की थी, वहां लड़ाई बेहद तेज हो चुकी है। यूक्रेन का कहना है कि ओजस्वाल स्टील प्लांट में छिपे घायल यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर कराने के लिए रूस ने वहां MZ-21 बम चलाया। MZ-21 एक रॉकेट नुमा हथियार है जिसके अंदर कई छोटे छोटे मगर बेहद खतरनाक बम होते हैं। MZ-21 हवा में फटता है और इसके बाद आग बरसाती चिंगारियां जमीन पर गिरती है और इन चिंगारियों की जद में आने वाली हर चीज जलकर खाक हो जाती है। अज़ोवस्ताल में अग्निवर्षा। रूस ने गिराया मैग्नीशियम बम। आसमान से बरसी कयामत। अज़ोवस्ताल में मौत की बारिश। अज़ोव सागर के किनारे बसे मरियुपोल के खूबसूरत औद्योगिक शहर अज़ोवस्ताल में सन्नाटे में डूबा स्टील प्लांट। अचानक इस स्टील प्लांट की चिमनी के सामने आसमान से सफेद धुआं छोड़ती आग की चिंगारियां नजर आती हैं। अभी ये चिंगारियां जमीन तक पहुंचे उससे पहले वीडियो के दाएं किनारे से बिल्कुल वैसी ही चिंगारियां नजर आती हैं। इस वीडियो को देखकर ऐसा मालूम होता है कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर अग्नि वर्षा हो रही है। और जैसे ही ये चिंगारियां जमीन को छूती हैं, वैसे ही एक जोर का धमाका होता है। धमाके के साथ ही अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के कैंपस का मंजर भी खौफनाक हो जाता है और वीडियो में जो कुछ नजर आता है वो आसमान से बरसती चिंगारियां और नीचे जमीन पर छोटे धमाके और उसके बाद वहां लगी आग। इस वीडियो और वीडियो में नजर आने वाली अग्निवर्षा का राज हम आपके सामने खोलें उससे पहले हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। डेली मेल यूके की खबर के मुताबिक जिस वक्त अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के बाहर आसमान से आग बरस रही थी, ठीक उसी वक्त स्टील प्लांट की सुरंग में छिपा एक यूक्रेनी सैनिक स्टेफेनिया नाम का एक गाना गा रहा है। Розквітає поле, а вода сивіє. Заспівай мені, мамо, колискову. Хочу ще почути твоє рідне слово. सैनिक के गाने के दौरान बाहर हो रहे बम धमाकों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है। ये सैनिक जिस गीत को गा रहा है उसे 14 मई को यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट में सबसे बेहतरीन गाने के खिताब से नवाजा जा चुका है और अब यह गाना हर यूक्रेनी नागरिक के लिए राष्ट्रगीत बन चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लगभग 3 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन यूक्रेन तबाही के बरसते बारूद का मंजर नहीं बदला है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के शहरों पर रूसी सेना के मिसाइल हमलों का सिलसिला भी जारी है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूसी सैनिक अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट और बंदरगाह पूरी तरह से घेरे बैठे हैं। इसी स्टील प्लांट की सुरंग में सैकड़ों यूक्रेनी सैनिक मुश्किल हालात में रूसी फौज का सामना कर रहे हैं। दरअसल अज़ोवस्ताल में भी रूस की सेना ने जमकर तबाही मचाई है। अज़ोवस्ताल शहर पहले ही रूसी सेना की बमबारी की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया है। खबर के मुताबिक अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में 600 घायल यूक्रेनी सैनिक फंसे हुए हैं और उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। इसके बावजूद रूसी सेना उन्हें घेरे हुए है और उन्हें बाहर तक निकलने नहीं दे रही। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक इस मसले पर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत चल रही है। बातचीत में यूक्रेन ने अपने सैनिकों के बदले में रूसी युद्धबंदियों को रिहा करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन अभी तक इस मसले का कोई हल नहीं निकल पाया। इस दौरान अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के भीतर से लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों के डिप्टी कमांडर ने कहा है कि गोला बारूद, खाद्य पदार्थों, पानी और दवाओं की कमी के बावजूद रूसी सेना से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई यूक्रेनी सैनिकों की आखिरी सांस तक चलेगी।
रूस अज़ोवस्ताल शहर को तबाह करने के बाद स्टील प्लांट पर कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। शायद यही वजह है कि रूसी सेना ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट कॉम्प्लेक्स पर MZ-21 रॉकेट दागे। MZ-21 को रूस SSPA यानी सप्लाव स्टेट रिसर्च एंड प्रोडक्शन एसोसिएशन ने 1971 में विकसित किया था। MZ-21 एक बेहद खतरनाक हथियार है। MZ-21 एक तरह का रॉकेट है। MZ-21 रॉकेट के अंदर मैग्नीशियम धातु से बने बेहद ज्वलनशील प्रिज्म भरे होते हैं। ये प्रिज्म 40 मिलीमीटर लंबे और 25 मिलीमीटर चौड़े होते हैं। ज्वलनशील पदार्थों को रॉकेट में 9 परतों में पैक किया जाता है। हर परत में 18 ज्वलनशील प्रिज्म होते हैं। धमाके के बाद इसका असर 6400 वर्ग मीटर तक दिखाई देता है। धमाके के बाद इसकी चपेट में आने वाली हर चीज जलकर खाक हो जाती है। रूस इस हथियार का इस्तेमाल सीरिया में भी कर चुका है। अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर रूस की तरफ से चलाए गए MZ-21 रॉकेट के वीडियो को एनोनिमस ऑपरेशंस नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। ट्वीट करने वाले शख्स का यह भी दावा है कि ये रॉकेट इसलिए दागा गया था ताकि प्लांट के अंदर मौजूद यूक्रेनी सैनिक सरेंडर कर पाए। अज़ोवस्ताल पर मौत की बारिश करने वाला रूस अभी तक यूक्रेनी सैनिकों से सरेंडर नहीं करवा पाया है। दरअसल अज़ोवस्ताल उसी मारियुपोल का हिस्सा है जिस पर कब्जा करने के इरादे से रूस वहां लगातार बमबारी कर रहा है। रूस मारियुपोल शहर में मौजूद आखिरी यूक्रेनी मोर्चे को जीतकर देश के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह पर कब्जा करना चाहता है। अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में साल 1935 में काम शुरू हुआ था। इसके कैंपस में 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों और उनके परिवारों के रहने की जगह थी। इस फैक्ट्री में न्यूक्लियर बंकर तक होने की बात सामने आई है। साल 2005 में इस प्लांट से 5,906 मिलियन टन स्टील का प्रोडक्शन हुआ। अज़ोवस्ताल यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। यूक्रेन के स्टील प्रोडक्शन में इसकी भागीदारी 15% है। यूक्रेन की सेना का आरोप है कि रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क इलाकों के नए कस्बों और गांवों पर हमले कर रही है, लेकिन वहां मौजूद यूक्रेनी सैनिक उनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं। यूक्रेन के विशेष बलों ने लुहांस्क क्षेत्र में रूबिजने और सेवेरोडोनेत्स्क के बीच रूसी रेलवे पुल को उड़ा दिया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर नहीं लगता कि इस जंग का 1 या 2 दिन या हफ्ते भर में इसका नतीजा निकल जाएगा। ये तो तय है कि युद्ध लंबा खिंचेगा, लेकिन सवाल है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने अब कौन से विकल्प बचे। पुतिन अब तक यूक्रेन के शहरों पर कयामत की शक्ल में से हाइपरसोनिक मिसाइल बरसा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके इस जंग में उनके हाथ पूरी तरह से खाली नजर आ रहे हैं। लिहाजा दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जंग जीतने के लिए राष्ट्रपति पुतिन अब अपनी वॉर स्ट्रेटजी बदल सकते हैं और इसके तहत वो सख्त और कड़े फैसले भी ले सकते हैं। यूक्रेन की जंग जब शुरू हुई तो किसी के मन में भी ये सवाल नहीं था कि जंग कौन जीतेगा। हर कोई मान रहा था कि देर सवेर ही सही, लेकिन ये रूस ही जीतेगा। लेकिन अब दुनिया के कई देशों को यूक्रेन में भी जीत की संभावनाएं दिख रही है, लेकिन इन संभावनाओं के बीच एक चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि खुद नेटो और यूरोप के देश यूक्रेन की जीत नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों? इसकी पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। अगले कुछ दिनों में रूस और यूक्रेन की जंग तीसरे महीने में प्रवेश कर जाएगी, लेकिन इस युद्ध में अब तक वो धुंधली तस्वीर साफ नहीं हुई जिससे यह पता चल पाए कि जंग में लीड कौन ले रहा है। यानी आने वाले दिनों में जंग रूस जीतेगा या फिर यूक्रेन। लेकिन इस जीत पर हार से पहले कुछ ऐसे दावे भी हो रहे हैं जो पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं। दावा नंबर 1, यूक्रेन को मदद मिली तो वो युद्ध में रूस को हरा देगा। दावा नंबर 2, यूक्रेन की जीत में खुद यूरोप बाधा बन रहा है। दावा नंबर 3, यूक्रेन की जीत के लिए यूरोप को चुकानी होगी बड़ी कीमत।
दावा नंबर 4, यूक्रेन जीता तो यूरोप के देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ जाएगी। ये ऐसे दावे हैं जिन पर पहली बार में शायद ही किसी को यकीन हो, लेकिन युद्ध के बीच मौजूदा हालात से जोड़कर जो तर्क दिए जा रहे हैं उन्हें शायद ही कोई काट पाएगा। युद्ध के इस खेल में यूरोप के कई देश अपने मोहरे ऐसे सेट कर रहे हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और इसी चक्कर में फंसी हुई है यूक्रेन की किस्मत। यूक्रेन युद्ध में बना तो हुआ है, लेकिन अपनी जीत सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है। यूरोप के ज्यादातर देशों के साथ नेटो भी चाहता है कि युद्ध में यूक्रेन की जीत हो, लेकिन इस जीत में खुद यूरोप का हित आड़े आ रहा है। मिसाल के तौर पर इटली और जर्मनी को ले लीजिए। युद्ध के बीच इटली में बिजली की रोशनिंग शुरू कर दी गई, जर्मनी में भी नेचुरल गैस की रोशनिंग शुरू कर दी गई, वहीं ऑस्ट्रिया ने भी पूरे देश में नेचुरल गैस की राशनिंग शुरू कर दी। यूरोपीय देशों की इन मजबूरियों को लेकर अमेरिकी थिंक टैंक और बड़े इतिहासकार रॉबर्ट इंग्लिश कहते हैं, ऐसा नहीं है कि रूस और इटली के नेता ये समझ रहे हैं कि उनके ही लोग 6 महीने की राशनिंग और इस कमी का विरोध कर सकते हैं। उन्हें डर है कि कहीं इससे उनकी कुर्सी न चली जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बार बार गुहार लगा रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप रूस पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाए, ताकि युद्ध के बीच रूस की कमाई पर ब्रेक लगे और पुतिन युद्ध बीच में छोड़ने को मजबूर हो जाएं। लेकिन यूरोप की अपनी मजबूरियां उन्हें ऐसा नहीं करने दे रही हैं। मैंने ये गौर किया है कि यूरोप और पश्चिमी देश अगर चाहें तो रूस की जंग को रोक सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे खुद उनका ही नुकसान होगा। मतलब ये कि इस वक्त यूरोप के कई देशों के सामने आगे खाई पीछे कुआं वाली स्थिति बनी हुई है। ऐसे में वो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यूक्रेन की मदद भी कर पाए और उनका काम भी ना बिगड़े। और इसी चक्कर में जेलेंस्की जंग के जीत और हार के बीच झूल रहे हैं। युद्ध का एक एक दिन गुजरता जा रहा है, लेकिन नतीजा दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। नाटो महासचिव ने यूक्रेन की जीत की भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर यूक्रेन को सैन्य मदद मिलती रही तो यूक्रेन जंग जीत सकता है। नाटो के इस दावे में कितनी सच्चाई है? यूक्रेन और पश्चिमी देशों से निपटने के लिए पुतिन की सेना क्या स्ट्रैटेजी बना रही है? यूक्रेन में रूसी सेना कहां तक पहुंच चुकी है और यूक्रेन की सेना कैसे जवाबी कार्रवाई कर रही है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या यूक्रेन जंग जीत सकता है? नेटो महासचिव का दावा क्या है? यूक्रेन जंग लंबी क्यों खींचने वाली है? रूसी सेना यूक्रेन में कहां मौजूद है? पुतिन की नई रणनीति क्या है? आपको यूक्रेन महायुद्ध से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध को लेकर कह दिया है कि जंग अभी रुकने वाली नहीं है। जेलेंस्की ने देश के नाम संबोधन में कहा है, आज कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता कि युद्ध कब तक चलेगा। ये दुर्भाग्य से सिर्फ हमारे लोगों पर निर्भर करेगा जो पहले से ही अपना 100% दे रहे हैं, बल्कि ये हमारे साथी देशों, यूरोपीय देशों और पूरी दुनिया पर भी निर्भर करेगा कि जंग कब तक चलेगी। जेलेंस्की का बयान ऐसे वक्त में आया है जब रूसी सेना डोनेस्क इलाके में मोर्टार दाग रही है। तोपों के साथ साथ हवाई हमले कर रही है। लुहांस्क में रूसी सेना ने मोर्चा खोला हुआ है और जबरदस्त बमबारी कर रही है। मारिउपोल के ज्यादातर हिस्से पर रूसी सेना का कब्जा है और यूक्रेन के सैनिकों को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं।
खार्किव में रूसी सेना ने हवाई हमले में यूक्रेन के सहायता केंद्र को पूरी तरह नष्ट कर दिया। यानी पुतिन की सेना का पूरा प्लान पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जा करने का है, ताकि यूक्रेन को समुद्री सीमा से काटा जा सके और समुद्र के रास्ते मिलने वाली सहायता को रोका जा सके। इस बीच नेटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने यूक्रेन जंग को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में नेटो देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, जिस रणनीति के तहत रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, उस तरह से युद्ध नहीं चल रहा है, इसलिए यूक्रेन इस जंग को जीत सकता है। यूक्रेन के लोग और वहां की सेना बहादुरी से रूसी सेना का मुकाबला कर रहे हैं। नेटो देशों से यूक्रेन को सैन्य मदद नहीं रुकनी चाहिए। इसी दौरान यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने अमेरिकी विदेश सचिव एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात की और यूक्रेन को जल्द से जल्द सैन्य मदद भेजने की अपील की। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया एक और केस। मुंबई, चेन्नई समेत 9 ठिकानों पर छापेमारी, पैसे लेकर चीनी नागरिकों को वीजा देने का आरोप। मध्य प्रदेश के नीमच में मूर्ति की स्थापना को लेकर 2 पक्षों में विवाद, दोनों ओर से चले पत्थर, सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा, छोड़े आंसू गैस के गोले, क्षेत्र में धारा 144 लगी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सर्वे की रिपोर्ट जमा करने में लग सकता है 2 से 3 दिन का वक्त। हिंदू पक्षकार का दावा, सर्वे में मिल गए शिव बाबा। और ये सभी देश अपने अपने देश की वायुसेना को ताकतवर बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन जो रिपोर्ट आई उसमें चीन पर खास जोर दिया गया। कहा जा रहा है कि छठी पीढ़ी के विमान बनाने के लिए चीन ने 2025 से 2030 के बीच का समय रखा है, क्योंकि चीन चाहता है कि जमीन से लेकर आसमान तक उसकी सेना अमेरिका की बराबरी की हो। रिपोर्ट में लिखा गया कि चीन की जिस कंपनी को छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसने रिसर्च शुरू कर दी है। वैसे इस मामले में चीन का इतिहास कुछ अच्छा नहीं रहा है। कहा जाता है कि इससे पहले जब चीन ने J-20 नाम का लड़ाकू विमान बनाया था तो उसका इंजन बनाने में उससे नानी याद आ गई थी। मतलब ये कि चीन के लिए छठी पीढ़ी का विमान बनाना भी कोई आसान बात नहीं होगी। हालांकि दावा किया जा रहा है कि चीन ने इस बार पूरी तैयारी की है। उधर अमेरिका में 24 घंटे के भीतर फायरिंग की 4 घटनाओं से हड़कंप मच गया। न्यूयॉर्क, टेक्सास, लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में हुई गोलीबारी की घटनाओं में कुल 14 लोगों की मौत हो गई। और इन घटनाओं ने अमेरिका के लोगों को दहला कर रख दिया। न्यूयॉर्क में हुए हमले के बाद लॉस एंजलिस में एक आदमी को सरेआम गोली मार दी गई। गोली की आवाज सुनते ही वहां के एक फूड कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। लोग फूड कोर्ट से तेजी से बाहर भागते दिखाई दिए। फायरिंग की खबर सुनते ही वहां चीख पुकार शुरू हो गई। फूड कोर्ट में मौजूद लोगों के चेहरों पर फायरिंग से हुई दहशत साफ नजर आई। बताया गया कि जिस आदमी को गोली मारी गई उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं टेक्सास में हुई फायरिंग में भी 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कैलिफोर्निया में एक चर्च में हुए हमले में एक आदमी की जान चली गई। इससे पहले न्यूयॉर्क में हुई गोलीबारी में भी 10 लोगों ने जान गंवा दी। इस बीच यूक्रेन के युद्ध पर एक और बड़ा दावा हुआ, जिसके मुताबिक यूक्रेन में 80 दिन से जंग लड़ रहे रूस ने राजधानी कीव के बाद खार्किव शहर में भी अपने हथियार डाल दिए हैं। यह दावा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा पर काम करने वाले संगठन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने किया है। उत्तर पूर्वी यूक्रेन का खार्किव वो शहर है जहां पहले दिन से ही रूस की सेना ने अपनी नजरें गड़ाई हुई हैं। और पिछले महीने जब उसने यूक्रेन पर युद्ध का दूसरा चरण शुरू किया था, तब भी उसने खार्किव शहर पर तगड़ा हमला बोला था। और रूस की सेना ने वहां बम, मिसाइलें और रॉकेट दाग कर शहर को लगभग बर्बाद कर दिया था। लेकिन यूक्रेन की जंग पर बारीकी से नजर बनाए हुए अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का कहना है कि जमीन पर जो हालात नजर आ रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने खार्किव का युद्ध जीत लिया है। अमेरिकी थिंक टैंक का दावा है कि यूक्रेन की फौज ने रूस की सेना का इतना डटकर मुकाबला किया कि खार्किव शहर को अपनी मुट्ठी में करने का सपना पाले बैठा रूस उस पर कब्जा जमाना तो दूर, उसे घेर तक नहीं पाया। बल्कि यूक्रेन ने तो उल्टा रूस के ही बॉर्डर पर पहुंचने का ऐलान कर दिया। उसके सबूत के तौर पर यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें हाथों में बड़ी बड़ी राइफल थामे यूक्रेन के सैनिक एकदम जोश से भरे नजर आए। जीत की खुशी उनके चेहरों पर साफ दिखी। वो मुस्कुराकर थम्स अप और विक्ट्री साइन दिखाकर अपनी फतेह का डंका पीटते नजर आए। वीडियो में सैनिकों के पीछे ही यूक्रेन के झंडे के नीले और पीले रंग में रंगी एक बॉर्डर पोस्ट दिखी और यूक्रेन की सेना ये दावा करती सुनाई दी कि उसने ही अपनी उस बॉर्डर पोस्ट को रूस की सीमा पर वापस लगा दिया है। हालांकि यूक्रेन ने यह साफ नहीं किया कि ये वीडियो किस जगह का है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन की फौज ने इसे खार्किव के इलाके में ही शूट किया है।
और इसी के बाद एक दिन पहले नेटो के महासचिव ने बहुत बड़ा बयान दिया और दावा किया कि अगर यूक्रेन को दूसरे देशों की और मदद मिली तो वो वाकई रूस के दांत खट्टे कर सकता है। और अपने दावे के पीछे उन्होंने यूक्रेन की जंग में रूस की सेना की कछुए जैसी चाल और उसे यूक्रेन से मिल रहे एक के बाद एक झटके मिलने को वजह बताया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल येंस स्टोलनबर्ग ने बर्लिन में हुई एक मीटिंग में कहा कि यूक्रेन में रूस की जंग वैसी नहीं जा रही जैसी उसने प्लान की थी। रूस कीव पर कब्जा जमाने में नाकाम रहा, वो खार्किव के आसपास से भी निकल रहा है। रूस यूक्रेन पर जंग छेड़ने का अपना मकसद पूरा नहीं कर पा रहा। ऐसे में यूक्रेन ये जंग जीत सकता है। हालांकि येंस स्टोलनबर्ग ने इसके साथ ही ये भी जोड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय मदद के बिना यूक्रेन का जीतना मुमकिन नहीं, इसलिए दूसरे देशों को उसे और मदद भेजनी होगी, तभी यूक्रेन रूस को मुंहतोड़ जवाब दे पाएगा। लेकिन नेटो महासचिव के बयान से उलट इस युद्ध पर नजरें बनाए हुए कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन को ज्यादा दिन तक दूसरे देशों से मदद नहीं मिलने वाली, क्योंकि मदद करने वाले यूरोप के देशों की खुद की हालत जंग की वजह से बहुत खराब है। क्योंकि जंग की मार अकेले रूस पर ही नहीं पड़ रही, बल्कि पश्चिमी देशों को भी उसकी अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसे में अगर जंग और लंबी खिंची तो यूरोप से यूक्रेन को मिलने वाली मदद कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। जंग लड़ने के लिए खूब पैसा चाहिए होता है और रूस को उस पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप को तेल और गैस बेचकर मिलता है। रूस के पास इतनी गैस है कि यूरोप की जरूरत का करीब 40% हिस्सा अकेला रूस पूरा करता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिमी देशों को यूक्रेन में रूस को धूल चटानी है तो उन्हें रूस की इस ताकत पर, रूस की इस कमाई पर ही करारा वार करना होगा। यानी यूरोप को रूस से तेल और गैस खरीदनी पूरी तरह बंद करनी होगी। लेकिन 3 महीने होने को आ गए और अब तक यूरोप के कई देश रूस से गैस खरीद रहे हैं, या यूं कहें कि वो रूस से तेल और गैस खरीदने को मजबूर हैं, क्योंकि अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उनके पास और कोई चारा ही नहीं है। बल्कि जर्मनी और इटली जैसे नेटो के सदस्य तो गैस के लिए रूस के इतने मोहताज हैं कि अगर रूस ने उन्हें अपनी गैस बेचनी बंद कर दी तो दोनों देशों में उथल पुथल मच जाएगी। गैस नहीं मिली तो बिना जंग लड़े ही वहां लोगों की हालत मरने वाली हो सकती है, अर्थव्यवस्था चरमराने लगेगी। और अगर ऐसा हुआ तो लोगों का गुस्सा फूटेगा, और अगर गुस्सा फूटेगा तो सरकारें डोलने लगेंगी। इसलिए रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी देशों के नेता अपनी कुर्सी जाने का रिस्क उठाने को तैयार नहीं। यही वजह है कि यूरोप में नेटो के जर्मनी जैसे बड़े सदस्य ने अब तक रूस से तेल और गैस खरीदनी बंद नहीं की है। वहीं यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी फौज को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अलग अलग हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग ली। इस अभ्यास का यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें जेलेंस्की के कुछ जवान ग्रेनेड लॉन्चर से हमले का अभ्यास करते नजर आए। सैनिकों ने सबसे पहले अपने टारगेट की पहचान की और फिर कई राउंड गोलाबारी की। यही नहीं, यूक्रेन के जवान असॉल्ट राइफल चलाने की भी ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए। सैनिकों ने इसके लिए भी अलग अलग टारगेट चुने और फिर उन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। बताया गया कि यूक्रेन के जवानों ने हथियार चलाने का यह अभ्यास निप्रो शहर के पास एक मैदान में किया। उधर डोनेट्स्क के एक इलाके रूस के हमले में यूक्रेन के शहर खंडर होते जा रहे हैं। हर तरफ इमारतों के मलबे बिखरे दिख रहे हैं। ताजा वीडियो यूक्रेन के ओदेसा शहर का है, जहां मिसाइल हमले के बाद शहर में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया और इमारतें मलबे में तब्दील दिखी। मौके पर पहुंची राहत बचाव की टीम ने विस्फोट के बाद लगी आग को कंट्रोल किया। वहीं रूसी हमले में एक बच्चा और 2 लोग भी गंभीर रूप से जख्मी हैं। हवाई हमले में अब तक यूक्रेन के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। हथियार बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने एक ऐसा ड्रोन बनाने का ऐलान किया जो किसी लड़ाकू विमान से कम नहीं। दावा है कि MQ-9B ड्रोन में ऐसा खास फीचर जोड़ा जा रहा है जिससे उसकी ताकत लगभग F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट की तरह हो जाएगी। जिसे साबित करने के लिए जनरल एटॉमिक्स ने अपने MQ-9B ड्रोन का एक एनिमेटेड वीडियो भी जारी किया, जिसमें ड्रोन किसी हवाई जहाज की तरह एक जंगी जहाज से टेक ऑफ और लैंड होता नजर आया। असल में कंपनी ने अपने ड्रोन के लिए स्टोल यानी शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग का फीचर तैयार किया है, जिसकी मदद से वो बड़े बड़े जंगी जहाजों से उड़ान भर सकेगा। बताया गया कि इसके लिए ड्रोन में विंग और टेल किट जोड़ी गई, जो कि उसमें आसानी से इंस्टॉल की जा सकती है। वहीं चीन ने नेटो देशों को चेतावनी देकर दुश्मनी का एक और अध्याय शुरू कर दिया। चीन और रूस की दोस्ती नेटो देशों को फूटी आग नहीं सुहाती। अमेरिका तो हाथ धोकर चीन के पीछे पड़ गया।
जिसका चीन ने भी बिना डरे जवाब दिया। लेकिन चीन और अमेरिका के बीच चल रही दुश्मनी में तब एक और अध्याय जुड़ गया जब चीन ने नेटो देशों को चेतावनी दी कि उन्होंने यूरोप में जो किया वो एशिया में करने की जुर्रत न करें। एक रिपोर्ट में लिखा गया कि चीन ने दो टूक कहा कि अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से नेटो ने यूरोप की लुटिया डुबो दी और अब वो एशिया में भी वही करने की कोशिश कर रहा है। चीन और अमेरिका में नहीं पड़ती, दोनों में 36 का आंकड़ा है। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब चीन ने नेटो को एशिया के मुद्दे पर आंखें दिखाई हैं और उसे इंडो पैसिफिक रीजन से दूर रहने को कहा है। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की मनमानी को रोकने के लिए क्वाड बना था, जिससे चीन बौखला उठा था। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह के हालात बने उन्हें चीन अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पिछले कुछ समय से अमेरिका की नेवी इंडो पैसिफिक रीजन में सक्रिय हुई है और खबर आई थी कि अमेरिका और जापान की सेना ने समंदर में साझा अभ्यास भी किया था, जिसके बाद चीन की टेंशन बढ़ गई थी क्योंकि चीन हमेशा से इंडो पैसिफिक रीजन में हुकूमत करना चाहता है। कहा जा रहा है कि नेटो देशों को चेतावनी देकर उसने यही चेताया कि यूरोप में जो कुछ भी हुआ उसके लिए नेटो ही जिम्मेदार है। चीन का कहना है कि नेटो यूरोप में विस्तार करके रूस को कमजोर करना चाहता है क्योंकि जो देश नेटो में शामिल होंगे वो पुतिन के दुश्मन बन जाएंगे। या यूं कहें कि चीन मानता है कि रूस को कमजोर करने के लिए नेटो ने पहले यूरोप में मायाजाल फेंका और अब वो एशिया में वही करना चाहता है ताकि चीन कमजोर हो जाए। यूक्रेन के बीच पिछले 82 दिन से भीषण जंग जारी है, लेकिन न तो रूस अपने कदम पीछे खींच रहा है, न ही जेलेंस्की की सेना हार मानने को तैयार है। इस बीच रूसी सेना के भीषण हमले का एक वीडियो सामने आया जिसमें यूक्रेन के 2 सैनिक जान बचाने के लिए जबरदस्त संघर्ष करते दिखे। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई, लेकिन वीडियो में यूक्रेन के 2 सैनिक छिपने के लिए खोदे गए एक गड्ढे में मोर्चा लिए दिखाई दिए। बताया गया कि जहां यह हमला हुआ वो यूक्रेन की सेना की एक पोस्ट थी जिसे नेस्तनाबूद करने के लिए रूसी सेना ने बमों की बारिश कर दी। गड्ढे के बेहद पास बम फटने के बाद भी यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना पर पलटवार करते रहे। दोनों में एक सैनिक ने सामने की तरफ निशाना साधकर गोली दाग दी। तभी उन दोनों के बेहद नजदीक एक और जोरदार धमाका हुआ। तेज आवाज के साथ वहां आग का एक गोला उठता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इस धमाके के बाद भी यूक्रेन के दोनों सैनिकों ने रूसी सेना के हमलों का जवाब देना जारी रखा। उनमें एक सैनिक ने रूसी सैनिकों की तरफ एक ग्रेनेड उछाल दिया। थोड़ी देर बाद उसी सैनिक ने अपनी राइफल से रूस की सेना पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि इस भीषण हमले के बाद यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना से अपनी पोस्ट बचाने में कामयाब रहे या नहीं, इसका पता नहीं चल पाया। उधर यूक्रेन की फौज ने अपने M777 होवित्जर का इस्तेमाल कर रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हमले से जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें जंगल के बीच कुछ सैनिक हमले की तैयारी करते नजर आए। सबसे पहले जवानों ने M777 होवित्जर में गोले लोड किए, फिर दुश्मन पर जमकर गोलाबारी की। वहीं जैसे ही हमले शुरू हुए पूरा इलाका गोलाबारी की आवाज से गूंज उठा। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके इस हमले में पुतिन की फौज को तगड़ा नुकसान पहुंचा। सामने आई तस्वीरों में जेलेंस्की के जवान एक के बाद एक कई गोले दागते नजर आए। वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि अज़ोवस्ताल पर कब्जा जमाने के लिए रूसी सेना की तरफ से घातक फास्फोरस बमों से हमला किया गया। फास्फोरस बम इतने खतरनाक होते हैं कि उनके आम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल पर बैन लगा है। लेकिन यूक्रेन के मुताबिक रूस ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया। स्टील प्लांट पर हुए इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में बुरी तरह से तबाह हुआ अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट और उसके आसपास का इलाका नजर आया। तभी वहां अचानक आसमान से आग की बारिश शुरू हो गई। छोटे छोटे आग के कई गोले अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के अलग अलग हिस्सों से जाकर टकराने लगे। ऐसा लगा मानो पटाखे छूट रहे हों। थोड़ी देर में आसमान से शोलों की ये बारिश और तेज हो गई और जैसे ही ये जमीन से टकराते वहां एक तेज चमक के बाद धुएं का गुबार उठता दिखाई देता। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने स्टील प्लांट को इन्हीं खतरनाक फास्फोरस बमों से निशाना बनाया। इस बीच चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने तुर्की से मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपे यूक्रेन के सैनिकों की मदद नहीं करने की गुहार लगाई। पिछले कई दिन से स्टील प्लांट पर कब्जे के लिए पुतिन और जेलेंस्की की सेना के बीच भीषण जंग जारी है। लेकिन इसके बाद भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को न तो रूस जीत सका है और न ही यूक्रेन के सैनिक घुटने टेकने को तैयार हैं। मारियोपोल में चल रही इस लड़ाई में रूस की तरफ से कादिरोव के लड़ाके भी लड़ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह कि इस जंग में कादिरोव ने तुर्की के आगे मदद के लिए हाथ फैला दिए
उन्होंने इस्लाम की दुहाई देकर तुर्की से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से यूक्रेन के सैनिकों को बाहर नहीं निकालने की अपील की। कादिरोव ने दावा किया कि तुर्की के मुसलमानों को बहुत दुख होगा जब उन्हें यह पता चलेगा कि मुस्लिम देश होने के बाद भी तुर्की इस्लाम की आलोचना करने वालों को निकालने की तैयारी में है। असल में तुर्की ने यूक्रेन को ये ऑफर दिया है कि अगर ज़ेलेंस्की चाहे तो वो स्टील प्लांट में फंसे यूक्रेन के सैनिकों को समंदर के रास्ते बाहर निकाल सकता है। इसी के बाद कादिरोव इस्लाम के नाम पर इस पूरे एपिसोड में कूद पड़े, जबकि यूक्रेन का दावा है कि मारियोपोल में जंग लड़ रहे खुद कादिरोव के लड़ाके मुश्किल में हैं, क्योंकि ज्यादातर लड़ाके मारे जा चुके हैं और